नमस्कार बच्चों। आज का अपना टॉपिक रहेगा समावयवता, आइसोमेरिज्म। हम अपने देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में समावयवता क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा जाता है समावयवता के लिए? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है लेकिन इनके संरचना सूत्र या त्रिविम सूत्रों में भिन्नता पाई जाती हो तो वे यौगिक समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। मेरे ख्याल से अभी जो मैंने बोला है हो सकता है आपके अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन जब अपन इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपन समावयवता की परिभाषा लिख देते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र या त्रिविम सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। उनके संरचना सूत्र या त्रिविम सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। त्रिविम सूत्रों में भिन्नता पाई जाती हो तो वे यौगिक समावयवी कहलाते हैं। तो वे यौगिक समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। यह है इसकी डेफिनेशन, आइसोमेरिज्म, इसको समावयवता कहते हैं। क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे अपने को क्लियर हो जाएगा। कैसे? मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। देखिए दोनों का अणुसूत्र एक ही है। क्या है? ये 4 कार्बन की एल्केन है, ब्यूटेन। 4 कार्बन इसमें, 4 कार्बन इसमें, 10 हाइड्रोजन दोनों में। अणुसूत्र समान, दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, लेकिन इनमें भिन्नता होगी। किसमें? या तो संरचना सूत्र में या त्रिविम सूत्रों में। तो देखो इन दोनों की संरचनाएं अलग अलग है। इसमें 4 कार्बन आपस में सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं और जबकि इसमें 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़कर एक प्रतिस्थापित हुआ है। तो किस सूत्र में अंतर है? संरचना सूत्र में। कोई जरूरी नहीं संरचना सूत्र में अंतर हो, त्रिविम सूत्र में भी अंतर हो सकता है। त्रिविम सूत्र में भी आप जानते होंगे कि एक परमाणु के साथ अन्य परमाणु कौन सी दिशा में, कौन सी विमा में जुड़े हुए, वो कहलाता है उसका त्रिविमीय सूत्र। जैसे द्विबंधित एल्केन है, इसके साथ मैंने 2 समूह जोड़ दिए, ए और बी। अब मैंने दूसरा जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, दोनों का अणुसूत्र एक है, 2 कार्बन, 2 ए और 2 बी। दोनों का संरचना सूत्र भी सेम है। क्या? द्विबंधित कार्बन ए बी। लेकिन अंतर किस चीज का है? त्रिविम सूत्र का। कैसे? यहां दोनों जो समान परमाणु आमने सामने, मतलब 180 डिग्री के कोण पर स्थित है, जबकि इसमें दोनों समान जो समूह है वो एक ही तरफ अभिविन्यासित है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण है। तो ये त्रिविम विन्यास अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं कि त्रिविम सूत्र। यहां जो भिन्नता है वो त्रिविम सूत्रों में, यहां जो भिन्नता है वो संरचना सूत्र में। तो चाहे संरचना सूत्र में भिन्नता हो चाहे त्रिविम सूत्र में भिन्नता हो तो वे यौगिक समावयवी कहलाएंगे। दोनों समावयवी, ये दोनों समावयवी है और ये परिघटना क्या कहलाती है? समावयवता। तो ये हुई अपनी समावयवता की डेफिनेशन। आगे अपन चर्चा करेंगे समावयवता कितने प्रकार की होती है। समावयवता जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। एक एक करके अपन इसको देखते हैं। तो इसके दोनों प्रकार देखते हैं। समावयवता के 2 प्रकार हमने देखे। पहला है संरचनात्मक समावयवता, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और दूसरी है त्रिविम समावयवता, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इंग्लिश की जो टर्म है वो भी साथ के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। संरचनात्मक समावयवता, डेफिनेशन दोनों की एक ही। यदि अपन संरचनात्मक समावयवता की डेफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, तो अपन बात करेंगे सिर्फ संरचना सूत्र की, फिर त्रिविम सूत्र शब्द नहीं बोलेंगे। यदि अपन त्रिविम समावयवता की परिभाषा बता रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन त्रिविम सूत्रों की बात करेंगे, संरचना सूत्र नहीं बोलेंगे। कैसे?
यदि अपने से पूछा जाए कि संरचनात्मक समावयवता या संरचना समावयवता किसे कहते हैं, तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान लेकिन उनके संरचना सूत्रों में, इसको छोड़ दो, संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती हो तो वे यौगिक संरचना समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना संरचना समावयवता कहलाती है। यदि हमें लिखनी हो त्रिविम समावयवता की परिभाषा, तब हम लिखेंगे दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके त्रिविम सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। अब ये शब्द नहीं काम में, सिर्फ त्रिविम समावयवता के तो त्रिविम सूत्र काम में, त्रिविम सूत्रों में भिन्नता पाई जाती हो तो वे यौगिक त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। दोनों डेफिनेशन एज इट इज है। सिर्फ समावयवता की परिभाषा पूछे दोनों सूत्रों को काम में लो, सिर्फ संरचना पूछे तो संरचना सूत्र लिखो, त्रिविम समावयवता की परिभाषा पूछे तो त्रिविम सूत्रों को ही काम में लेना है। तो ये हुई अपनी दोनों की डेफिनेशन। संरचनात्मक समावयवता आगे देखें पुनः 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता जिसको इंग्लिश में अपन चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर 2 नंबर पे चलेगी अपनी स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता और इंग्लिश टर्म है इसकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। 3 नंबर समावयवता देखेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और 4 नंबर है मध्यावयवता, मध्यावयवता जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर चलावयवता जिसको ट्यूटोमेरिज्म कहते हैं। ये एक एक करके अपन सभी संरचनात्मक समावयवता के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म क्या होती, देखते हैं इसको। तो अपने चर्चा करने जा रहे हैं श्रृंखला समावयवता की जिसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो नाम में ही लिखा हुआ है, हिंट है या जो इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन होगी वो इसके नाम में ही है, श्रृंखला समावयवता। चेन मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, डेफिनेशन वही रहेगी पुरानी। कौन सी समावयवता की? 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है। तो यहां संरचना सूत्र नहीं, कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। डेफिनेशन बार बार नहीं लिख रहे, एक बार लिख देता हूं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन किसमें भिन्नता पाई जाती हो? नाम में क्या लिखा है? कार्बन श्रृंखला में, लेकिन उनके कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती हो, कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती हो तो वे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तो वे श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और ये परिघटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। डेफिनेशन हर में सेम रहेगी तो अपन आगे से अपन बार बार डेफिनेशन लिखेंगे। सिर्फ सीधा याद रखो कार्बन चेन में भिन्नता पाई जाती है, कार्बन चेन में भिन्नता पाई जाती है। कैसे? मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, C4H10 ब्यूटेन है और इसकी संरचना लिखूं तो मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 CH। देखिए दोनों का अणु सूत्र एक जैसे, दोनों में 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 3 10, 3 6 9 10, 10 10 हाइड्रोजन है, अणु सूत्र समान हुआ। समावयवता की पहली कंडीशन यही है कि अणु सूत्र समान होना चाहिए। अब अंतर किस चीज में आ रहा है? कार्बन श्रृंखला में। यहां जब अपन कार्बन की चेन चुनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, जबकि इस यौगिक में जब अपन चेन बनाएंगे तो 1 2 3, तो इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है। दोनों में अंतर किस चीज के कारण आया? कार्बन श्रृंखला में। तो ये दोनों कहलाएंगे श्रृंखला समावयवी और ये परिघटना कहलाएगी श्रृंखला समावयवी। इसी क्रम में आप और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C5H12। तो
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2। नेक्स्ट एक और बनाते हैं CH3 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 CH3। तीन संरचना सूत्र लिखे हैं मैंने, इन तीनों में अंतर देखो क्या है। पहले वाली संरचना में यदि अपन कार्बन की चेन बनाएं तो 5 कार्बन की चेन प्राप्त होती है। सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर जब अपन चेन बनाएंगे तो इसके अंदर 4 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। और लास्ट वाली स्ट्रक्चर के अंदर जब अपन चेन बनाते हैं तो अपने को केवल 3 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। हालांकि तीनों का अणु सूत्र समान है, अंतर किस चीज में है? कार्बन की श्रृंखला में। तो ये श्रृंखला समावेवी। मेरे ख्याल से श्रृंखला समावेविता आपको अच्छे से क्लियर होगी। हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखें, यदि मैं आपसे कहता कि प्रोपेन के श्रृंखला समावेवी बनाइए, प्रोपेन मतलब C3H, तो मैं भी शायद आप कोशिश करोगे तो इस तरीके से बनाओगे CH3 CH2 CH3, एक ये हो गया और दूसरा CH3 CH CH3। अधिकांश बच्चे ऐसा बनाएंगे, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है ही नहीं। कैसे? आप इसमें चेन बनाइए फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बन है चेन, सेकंड में जब आप चेन बनाओगे उस चेन में भी 3 कार्बन है। ये चेन सीधी है, टेढ़ी है, मुड़ी हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि चेन में हमने कार्बन गिनने, नहीं कि वो टेढ़ी मेढ़ी से हमें मतलब है। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो दोनों श्रृंखलाएं एक जैसी है, इसका मतलब ये श्रृंखला समावेवी नहीं है। तो अपन ये भी कह सकते हैं क्या? नोट, श्रृंखला समावेवी बनाने के लिए, श्रृंखला समावेवी बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 3 से नहीं बनना तो 2 तो वैसे नहीं बनेगा, 4 का हमने बना के देखा है। तो मिनिमम कितने कार्बन की आवश्यकता रहती है? मिनिमम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। उसके बाद जितने मर्जी कार्बन हो अपन श्रृंखला समावेवी या उसके श्रृंखला अलग अलग बनाकर उसके अलग अलग समावेवी रूप बना सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि 4 कार्बन कम से कम हमें चाहिए, तभी उसके श्रृंखला समावेवी बन सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक होमवर्क सही आपके लिए, C6H14 हेक्सेन के श्रृंखला समावेवी बनाइए, या हेक्सेन श्रृंखला समावेविता दर्शाएगी, तो कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे? तो बनाने का तरीका देखो, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, पहले सीधी श्रृंखला बनाइए, फिर उसमें से एक प्रतिस्थापी निकाल दीजिए, फिर 2 निकाल दीजिए, यदि संभव हो तो 3 निकाल दीजिए। तो एक में बना के दिखा देता हूं, कितने कार्बन? 6 कार्बन बना दिए। अगली स्ट्रक्चर में एक कार्बन को हटाकर प्रतिस्थापी बना देना, उससे अगली स्ट्रक्चर में एक कार्बन और हटा के प्रतिस्थापी बना देना, ठीक। और इसी तरीके से आप श्रृंखला समावेवी बनाते जाइए, जितने बन सकते हैं नाम लिखिए। हो सकता है आपको एक ही के 2 रूप मिल जाएं, कैसे? उसकी पहचान करने के लिए आप नाम लिखते जाइए। यदि किन्हीं 2 यौगिकों का नाम एक जैसा आ जाता है, इसका मतलब वे दोनों एक ही हैं। दिखने में भले ही आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कैसे? कहीं आप सोचोगे कि अब की बार ऐसा करते हैं कि ये हटाकर यहां जोड़ देते हैं। जब आप इसका नाम लिखोगे तो चेन बनाओगे, तो चेन में ये नाम और जस्ट इसके पहले था वो सेम एक ही, दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई समावेवी बनाओ तो उसका नाम लिखिए आईयूपीएसी। यदि 2 कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम सेम आ रहा है तो वो एक जैसे ही, चाहे आपको दिखने में अलग लगे। तो ये होती है अपनी श्रृंखला समावेविता। नेक्स्ट अपन 2 नंबर बात करने वाले हैं, श्रृंखला के बाद स्थिति समावेविता, देखते हैं उसको। तो दूसरी समावेविता अपन देखते हैं, स्थिति समावेविता, जिसको पोजीशन आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इसमें भी नाम में ही छुपा हुआ है कि क्या लिखना है या इसमें क्या होता है। देखो, श्रृंखला में किस चीज में अंतर आया था? श्रृंखला में अंतर आया था पोजीशन या स्थिति में। किसका अंतर? स्थिति का अंतर आएगा। किसकी स्थिति का अंतर आएगा? क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति। कैसे?
डेफिनेशन में अपन ये लिखेंगे, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर पाया जाता हो तो वे स्थिति समावेवी कहलाते हैं और ये परिघटना स्थिति समावेवता कहलाते हैं। तो यदि शॉर्ट में लिखूं तो इसमें ये लिख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह अथवा प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर पाया जाता है, अथवा प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर पाया जाता है। बाकी सेम वही कहानी, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर पाया जाता है। कैसे? उदाहरण लेते हैं अपन एल्कोहल का, CH3 CH2 CH2OH। एक संरचना में बना रहा हूं CH3 CHOH CH3। देखिए दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है, दोनों में 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 और एक है ऑक्सीजन, दोनों में सेम है। अंतर किस चीज का है? ये देखो क्रियात्मक समूह, चेन जब बनाएंगे तो क्रियात्मक समूह कहां जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन से, जबकि नीचे वाली संरचना के अंदर जो क्रियात्मक समूह है OH एल्कोहल क्रियात्मक समूह कहां जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन। हालांकि दोनों में कार्बन की श्रृंखला 3 कार्बन की है तो ये श्रृंखला समावेवी तो नहीं हुए। अंतर किस चीज में है? दोनों की संरचना में अंतर कहां आ रहा है? क्रियात्मक समूह की स्थिति। तो ये बात हमने की थी कि क्रियात्मक समूह की स्थिति में यदि अंतर आता हो तो वे यौगिक क्रियात्मक समावेवी वे यौगिक स्थिति समावेवी कहलाते हैं और ये परिघटना स्थिति समावेवता कहलाते हैं। एक शब्द और लिखा है प्रतिस्थापी। हाँ, प्रतिस्थापी की स्थिति में भी अंतर हो सकता है। कैसे? देखिए एक एग्जांपल अपन ये लेते हैं, CH3 CH2 CH। जब अपन चेन चूज करते हैं, यदि चेन बनाई हमने, श्रृंखला से बाहर निकल गया वो प्रतिस्थापी, इसमें चेन बनाई ये, श्रृंखला से बाहर निकला वो प्रतिस्थापी। अंकन करें 1 2 3 4 5, अंकन करें 1 2 3 4 5। देखिए दोनों का अणु सूत्र समान है। कैसे? दोनों में C कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 14, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कार्बन, 3 3 6 7, दोनों 2 11 और 3 14, सेम 14 कार्बन। अणु सूत्र समान है दोनों में। कार्बन की चेन भी 5 कार्बन की है, 5 कार्बन की है, तो ये श्रृंखला समावेवी तो नहीं हुए। अंतर कहां आ रहा है? देखो प्रतिस्थापी यहां 2 नंबर पे है और यहां प्रतिस्थापी 3 नंबर पे। तो किस चीज में भिन्नता आ रही है दोनों में? प्रतिस्थापी में। तो यदि प्रतिस्थापी की स्थिति में भी अंतर हो तो भी वो क्या कहलाता है? स्थिति समावेवी कहलाता है। हाँ, स्थिति समावेवता प्रदर्शित करने के लिए अपने को मिनिमम कितने कार्बन की आवश्यकता रहती है? 3 कार्बन का यौगिक स्थिति समावेवता दर्शा सकता है यदि उसके अंदर क्रियात्मक समूह हो। प्रतिस्थापी के लिए नहीं, क्रियात्मक समूह हो तो मिनिमम 3 कार्बन का यौगिक स्थिति समावेवता दर्शाता है। हाँ, यदि 2 कार्बन का लेते अपन, 3 की बजाय 2 कार्बन का लेते, CH3 CH2OH, और अगली बार आप यहां लगा देते क्रियात्मक समूह, तो देखो दोनों ही कंडीशन में आपका अंकन कहां से होगा? जहां क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता होता। क्रियात्मक समूह राइट हैंड से नजदीक पड़ रहा है तो जो नंबरिंग है वो राइट हैंड से स्टार्ट हो जाएगी, और सेकंड वाले कंपाउंड में चेन बनाएंगे, बनी हुई है, नंबरिंग देंगे तो इस कार्बन से। दोनों ही स्थितियों में आपका जो एल्कोहल क्रियात्मक समूह 1 नंबर से जुड़ा हो, तो 2 कार्बन का यौगिक स्थिति समावेवता नहीं दर्शा सकता, मिनिमम 3 कार्बन का। और याद कीजिए श्रृंखला दर्शाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन के यौगिक की आवश्यकता रहती है। तो ये भी हुई श्रृंखला और स्थिति। आसान से टॉपिक है, बस नाम बोलते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कहां अंतर लाना है। इसी क्रम में अपन बात करने वाले हैं 3 नंबर समावेवता। 3 नंबर समावेवता कौन सी थी? याद कीजिए, क्रियात्मक समूह समावेवता। और एक और तरीका ध्यान में रखिए
कि जब भी कोई टॉपिक याद करते हो तो उसको एक सीक्वेंस में याद कीजिए। समावता के 5 प्रकार मैंने लिखे थे, एक सीक्वेंस में बोलता हूं हमेशा, और आपसे भी कहता हूं कि इसी क्रम को याद रखिए। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यावता, चलावता। यदि आप क्रम तोड़ देते हो, जैसे मान लो आपको पता है 5 श्रृंखला, श्रृंखला के बाद में आप सीधा आगे मध्यावता, आपको याद नहीं है कि 2 नंबर पर क्या स्थिति, आपने लिखे चलो मध्यावता लिखते थे, लेकिन वहां एक गलती होगी। क्या? हमारा दिमाग अब 2 नंबर को याद करना छोड़ देगा और वो सीधा मध्यावता पे लग जाएगा। यदि आप मध्यावता 4 पे है तो 4 पे लिखिए। यदि उस समय जब आप 4 पे मध्यावता लिख रहे होगे तो आपका दिमाग एक तरफ 2 नंबर पे को सर्च कर रहा होगा कि 2 नंबर पे कौन सी थी, तो कुछ देर बाद आपको अपने आप याद आ जाएगी कि स्थिति समावर्त। तो एक बेनिफिट रहता है कि एक सीक्वेंस से ही याद करें। हालांकि इससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, फर्क इतना पड़ना है कि आपके जो मेमोरी है वो शार्प होगी और आपको याद रखने में आसानी होगी। तो 3 नंबर अपन चर्चा करेंगे क्रियात्मक समूह समावर्ता, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म। क्या होता है इसमें, नाम में पता लग गया होगा कि किसमें अंतर आएगा, क्रियात्मक समूह में अंतर आ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अपनी चर्चा है क्रियात्मक समूह समावर्ता। तो अंतर किस चीज में आएगा, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनमें किस चीज का अंतर पाया जाएगा, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप में अंतर पाया जाता हो तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह समावेवी कहलाते हैं और परिघटना क्रियात्मक समूह समावेविता कहलाती है। कैसे? उदाहरण के रूप में अपन देखें, एग्जांपल है कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावेवी होते हैं। कैसे? कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अणुसूत्र एक जैसा ही होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग है। कैसे? पहली बात तो ये देखो कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो एल्डिहाइड यौगिक कहलाते हैं, और जिसमें कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ी हो और 2 तरफ एल्किल समूह जुड़े हो तो वो कीटोन समूह कहलाता है। इसका क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन होता है। देखो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लिखे, दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, दोनों में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। 3 2 5 और 1 6, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सेम है दोनों में। लेकिन अंतर कहां है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, और इसमें कौन सा है, कीटोन। तो दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह में अंतर पाया जाता हो तो ये दोनों क्रियात्मक समावेवी कहलाते हैं और ये परिघटना क्रियात्मक समूह समावेविता कहलाती है। तो याद रखें, एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावेवी होते हैं, दैट मींस दोनों का अणुसूत्र एक जैसा होता है। इसी प्रकार अपन और उदाहरण लें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर भी क्रियात्मक समावेवी होते हैं। मींस दोनों का अणुसूत्र सेम होगा लेकिन क्रियात्मक समूह दोनों में अलग अलग है। कैसे? अपन देखते हैं 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हो जिसमें C डबल OH क्रियात्मक समूह पाया जाता हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है जी। अब 3 कार्बन का एस्टर लिखिए, ये रहा, दोनों का अणुसूत्र एक जैसा ही है। कैसे? दोनों में 3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन इसमें है, 2 ऑक्सीजन इसमें है, 4। दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग है। ऊपर वाले में कार्बोक्सिलिक अम्ल है और नीचे वाले में एस्टर क्रियात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर जो होते हैं वो क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं। इसी प्रकार साइनाइड और आइसोसाइनाइड का भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, दोनों का अणुसूत्र एक जैसा होता है। साइनाइड यौगिक जानते हो, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CN क्रियात्मक समूह पाया जाता है साइनाइड कहलाते हैं, और आइसोसाइनाइड वे कार्बनिक यौगिक जिसमें NC क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो कहलाते हैं आइसोसाइनाइड। IUPAC में इसको नाइट्राइल समूह बोलते हैं और इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। बात एक ही। अब देखो CH3 CN CH3 NC,
दोनों का अणु सूत्र तो सेम ही है, दोनों में दो दो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन। लेकिन अंतर किस चीज का है, इसमें साइनाइड क्रियात्मक समूह और इसमें आइसोसाइनाइड। दोनों का अणु सूत्र समान, अणु सूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में अंतर पाया जाता हो तो वे यौगिक क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। 3 नंबर समावयवता अपनी कंप्लीट होती है। तीनों ही आसान है, नाम लिखा होगा तुरंत अपने को पता लग जाएगा कि डिफरेंस किसमें है। 4 नंबर अपन चर्चा करने वाले हैं मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। जी, क्या होती है मेटामेरिज्म, देखते हैं इसको। मध्यावयवता की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें 2-3 अपने को बातें याद में रखनी है। पहली लाइन बोल रहा हूं, यह समावयवता उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह पाया जाता है। उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें द्विसंयोजी, द्विसंयोजी जानते हो, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब है जिसमें क्रियात्मक समूह जो होगा वो 2 मुक्त संयोजकताएं रखता हो, जिनमें द्विसंयोजी। कुछ याद है, कोई भी द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह बताइए, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल किया था कीटोन का, याद है? कीटोन में हमने कहा था कि ये क्रियात्मक समूह होता है कीटोन। इसकी देखो 2 संयोजकताएं फ्री है, ये 2 तरफ से बंध बनाता है, इसलिए द्विसंयोजी। एक एमीन होती है, एमीन में अभी तक आपने पढ़ा होगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें NH2 क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो एमीन कहलाती है। आगे अपन पढ़ेंगे कि एमीन जो होती है उसका वर्गीकरण करें तो वो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये जो हम नॉर्मल एमीन पढ़ते हैं वो 1 डिग्री एमीन होती है, इसका क्रियात्मक समूह NH2 होता है। यदि एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी संयोजकता मुक्त रख दी जाए तो वो कहलाती है द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन। तो ये जो 2 डिग्री एमीन, इसमें भी देखो 2 मुक्त संयोजकताएं हैं, मतलब ये भी 2 बॉन्ड बनाएगी, ये भी द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह। तो अपन उदाहरण लेके चलेंगे कि कीटोन और एमीन कौन सी श्रेणी में आते हैं, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह में पाए जाते हैं। तो इस मध्यावयवता में होता क्या है, कंडीशन एक तो पढ़ ली हमने, कौन से यौगिक मध्यावयवता प्रदर्शित करेंगे जिसमें द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह पाया जाता है। लेकिन होता क्या, इस द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह के आकार, आकार मतलब साइज, नंबर ऑफ कार्बन में भिन्नता पाई जाती है। कैसे, उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये मैंने 5 कार्बन का कीटोन है, पेंटेनोन लिया है, और CH3 C डबल बॉन्ड O ये भी पेंटेनोन है। क्लियर, दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है, 5 कार्बन है, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, सेम यही है दोनों में। अंतर किस चीज का है, ये जो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है इसके दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह के आकार में। ये जो एल्किल समूह ये 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन, लेकिन जो दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है उसमें 1 कार्बन और 3 कार्बन का एल्किल समूह। तो इसमें 2-2 कार्बन के एल्किल समूह और इसमें 1 और 3। तो अंतर कहां आ रहा है, एल्किल समूह के साइज में अंतर आ रहा है, तो ये कहलाती है मध्यावयवता। ये दोनों कहलाएंगे मध्य। इसी प्रकार अपन एमीन में भी दर्शा सकते हैं। कैसे, ये जो द्वितीयक एमीन है उसमें 2-2 कार्बन और एक तरफ 1 और 3 कार्बन, दोनों का अणु सूत्र सेम रहेगा, 4 कार्बन और NH क्रियात्मक समूह हो गया। लेकिन यहां ये ध्यान में रखें कि 4 कार्बन का कीटोन ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। कहीं मैं कह दूं कि 4 कार्बन का कीटोन मतलब ब्यूटेनोन की बात कीजिए, C4H8O, इसके 2 समावयवी रूप बनाने के लिए आपको बोला जाए तो आप कहीं ये बनाओ और एक ये बना दो, नहीं, मध्यावयवी नहीं है दोनों। क्या कीटो समूह के दोनों तरफ जुड़े एल्किल समूह में अंतर है?
नहीं, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, इसमें दो कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन एक कार्बन, एक दो दो एक, इससे फर्क नहीं है तो दोनों में ही क्या, एक कार्बन का एल्किल समूह, दो कार्बन का एल्किल समूह, दो कार्बन का एल्किल समूह, एक कार्बन का एल्किल समूह। एल्किल समूह का आकार तो दोनों में एक दो एक दो, लेकिन यहां देखो दो दो तीन एक, इसकी स्थिति नहीं बदलनी, एल्किल समूह का आकार को छोटा बड़ा करना है, वो तभी संभव होगा जब आपके पास न्यूनतम द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ दो दो चार कार्बन कम से कम एल्किल समूह का हो, तभी यह समावता संभव हो पाएगी। तो ये भी आसान सी है समावता, बस याद रखें कि द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह जो होते हैं वही यौगिक ये मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन 5 नंबर चर्चा करने वाले हैं चलावयवता। चलावयवता के खूब सारे उदाहरण हैं, इनमें से एक होती है कीटो इनोल यौगिकों में चलावयवता। चलावयवता में क्या होगा, यौगिक का एक क्रियात्मक समूह दूसरे में बदल जाएगा। तो सर ये तो क्रियात्मक समूह में भी था, लेकिन क्रियात्मक समूह में और इसमें अंतर है क्या, माध्यम बदलने पर यदि यौगिक का क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो रहा है तो वो समावयवता आ जाती है चलावयवता। देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो आगे अपन चर्चा कर रहे हैं चलावयवता पे, ट्यूटोमेरिज्म पे। इसी में एक है कीटो इनोल यौगिकों में समावयवता, कीटो इनोल। ये समावयवता कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं, असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल का मतलब क्रियात्मक समूह क्या होगा, ओल, और असंतृप्त का मतलब द्विबंध होगा। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ये देखो इसमें ओल क्रियात्मक समूह है, आईपीसी में ओएच क्रियात्मक समूह को ओल कहा जाता है, और ये द्विबंध पड़ा है, तो द्विबंध को आपको पता है इन बोला जाता है। एक साथ यदि अपन इसको लिखना चाहें तो ये क्या लिखा जाएगा, इनोल। जब माध्यम चेंज किया जाएगा, इसको अम्लीय माध्यम में लाया जाएगा, असंतृप्त एल्कोहल अस्थायी है, यह स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा और ये द्विबंध है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा यौगिक हमें प्राप्त होगा, CH3 का CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, नीचे। पहले सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड इधर आया था डबल बॉन्ड, OH का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ CH2 के पास, तो CH2 किस में बदल गया, CH3। अब ये देखो कौन सा यौगिक, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कीटोन है ये। तो कीटोन इनोल, इनोल कीटोन, माध्यम परिवर्तित होने पर इनोल व कीटो में बदल जाता है, कीटो इनोल में बदल जाता है, इसीलिए इसको कीटो इनोल समावयवता भी कहते हैं। चलावयवता का एक एग्जांपल हुआ, ये है ट्यूटोमेरिज्म। और भी इसकी डिटेल स्टडी है चलावयवता की, लेकिन एक बार अपन बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो कीटो इनोल समावयवता से अपन इसको क्या रोक सकते हैं। एक बार समावयवता के जो दो प्रकार पढ़े थे कौन कौन से थे, याद कीजिए, संरचनात्मक समावयवता और दूसरा था त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के हमने 5 प्रकार कर लिए हैं, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यावयवता और चलावयवता, जो कि नाम में स्पष्ट आ रहे हैं। मध्यावयवता मध्य में अंतर होगा, चलावयवता एक रूप चलकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी अपनी संरचनात्मक समावयवता। अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की है, कौन कौन सी, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। इसकी स्टडी अपन करेंगे। थैंक यू।